हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला, एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इवैल्यूएशन रूल्स क्या है। नीट पीजी की काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या नया एमसीसी का सर्कुलर है। आपको अगर पीडब्ल्यूडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट होना मस्ट है, कौन कौन से प्रोफार्मा आपको तैयार करके रखना होगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है पीडब्ल्यूडी का कहां से इशू होना चाहिए, कितने सेंटर्स हैं वेरिफिकेशंस के, ये सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मतलब कि डिटेल एनालिसिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई रूल्स के बारे में। एनआरआई की रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, किस टाइप के स्पॉन्सर आपको एनआरआई कोटे के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किस टाइप की इशू होनी चाहिए जो एलिजिबल है, जो वैलिड है एमसीसी की काउंसलिंग में। दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है नीट पीजी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ जो ऐसे कैंडिडेट जो एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशंस लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। एमबीबीएस वाला आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आते रहेंगे। मेरे द्वारा आपके पास नीट पीजी से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नीट पीजी 2025 न्यू पीडब्ल्यूडी इवैल्यूएशन एंड एनआरआई रूल्स, लैंडमार्क जजमेंट फॉर फेयर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफॉर्म डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है उसको समझेंगे। एमबीबीएस वाला आपको न्यू पीडब्ल्यूडी का इवैल्यूएशन प्रोसेस जो एमसीसी के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है उसको हम एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ एनआरआई रूल्स क्या होने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कवर करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड। तो नीट पीजी 2025 मेजर पॉलिसी अपडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पॉलिसी अपडेट नीट पीजी की क्या है। इवैल्यूएशन प्रोसेस ब्रॉडली सेम है, लास्ट ईयर की तरह ही इवैल्यूएशन प्रोसेस लगभग सेम है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, लेकिन कुछ की रिफॉर्म्स आए हैं, कुछ नए अपडेट्स हैं, उसको हमें समझना होगा। बाकी मोस्टली चीजें सेम है जो लास्ट ईयर की तरह ही है पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट के लिए। इस बार क्या करते हैं, यूडिड कार्ड मैंडेटरी कर दिया दोस्तों। यूडिड कार्ड मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फंक्शनल एबिलिटी बेस्ड इवैल्यूएशन हो चुका है। अंतरिम एनएमसी गाइडलाइन है जो अभी आई है, जो लेटेस्ट जो की रिफॉर्म हुए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 2025 के एप्लीकेंट के लिए अंतरिम एनएमसी गाइडलाइन सिर्फ 2025 के लिए है। सेकेंड पॉइंट है यूडिड कार्ड नाउ कंपलसरी। हर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास वैलिड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई अनदर प्रूफ काम नहीं करेगा या वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना मस्ट है, जो कि इशू होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी से। जो यह कार्ड है आपके पास इशू कहां से होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अब इंस्टीट्यूट बेस्ड रिवैल्यूएशन नहीं होगा, ये रिफॉर्म है कि अब इंस्टीट्यूट के बेस पर रिवैल्यूएशन नहीं होगा। आपका जो सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट के बेस पे चेक नहीं होगा, आपके पास यूडिड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना चाहिए और यूडिड कार्ड ही फाइनल और वैलिड प्रूफ माना जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी आईडी नहीं चलेगी। एनएमसी गाइडलाइन थर्ड पॉइंट पे है, जिसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये सारे पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट बहुत बारीकी से क्लियर वर्ड्स में समझ लें कि आप अगर उनके पास यूडिड कार्ड है,
अगर आपके पास स्टेट की पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिला लेवल पे है, जिला चिकित्सालय से है, वो वैलिड मान्य नहीं होगा। आपके पास यूनिट कार्ड होना कंपलसरी है। नंबर 3 पे हम कवर कर रहे हैं एनएमसी गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनएमसी डिटेल फाइनल रूल्स बनाए। एनएमसी को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि आप एक डिटेल फाइनल रूल्स बनाइए फॉर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट के लिए, लेकिन वो फाइनल गाइडलाइंस अभी तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुई है अक्टूबर 2025 तक। मतलब कि अभी तक एनएमसी द्वारा कोई फाइनल सर्कुलर नहीं आया है, इसलिए टेम्परेरी या अंतरिम गाइडलाइन अप्लाई हो रही है, जो कि ओनली फाइनल गाइडलाइन होता तो एवरी ईयर के लगभग कॉमन हो जाता। लेकिन अभी जो गाइडलाइन है ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के एडमिशन प्रोसेस के लिए अभी एमसीसी ने सर्कुलर जारी किया है। इसको टेम्परेरी या अंतरिम गाइडलाइन आप मान सकते हैं। 2025 के बाद परमानेंट स्ट्रक्चर रिलीज हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है एनएमसी को एक ऑफिशियली परमानेंट स्ट्रक्चर रिलीज करना चाहिए, जो कि होने की उम्मीद है। लेकिन इस वर्ष की काउंसलिंग के लिए अभी एमसीसी ने सिर्फ अंतरिम या टेम्परेरी कह सकते हैं। जो गाइडलाइन अभी सर्कुलर हमने डिस्कस किया कि यूनिट कार्ड कंपलसरी होना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रादर देन परसेंटेज अलोन। इस वर्ष जो फोकस किया गया है कि आपके पास यूनिट कार्ड होना चाहिए, परसेंटाइल मैटर नहीं करता कि आपके पास 50 परसेंटाइल का है कि 60 परसेंटाइल का डिसेबिलिटी है। आपके पास अगर यूनिट कार्ड है तो आप एलिजिबल हैं आप पीडब्ल्यूडी का लाभ लेने के लिए। डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन सेंटर जो है इंडिया में जो है 4th पॉइंट पे कितने डिसेबिलिटी जो सेंटर है जहां से यूनिट कार्ड आपको वेरीफाई होगा, आपका जो स्टेट से जारी हुआ है। इंडिया में अब 33 डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर है, 33। हर स्टेट में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई गई है, पहले सेंटर्स कम होते थे, अब जो है 33 कर दिए गए हैं। पहले लास्ट ईयर तक 19 सेंटर होते थे, अब इस साल सेंटर्स को यूजी के दौरान ही बढ़ा दिया गया है, और जो कि पीजी में भी आप यहां जाकर अपने वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 33 डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। अपॉइंटमेंट लेना मैंडेटरी है, कॉल करके स्लॉट कंफर्म करें, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अमूमन अगर आप डिसेबिलिटी सेंटर पे जाकर डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर जाकर आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप कॉल पे ऑनलाइन आप अलॉटमेंट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इवैल्यूएशन जो है जो आपकी डिसेबिलिटी का, तो आपको 2 से 3 दिन तक चल सकता है, स्पेशलिस्ट के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सपोज आप किसी तरीके का आई को लेकर आप डिसेबल हो, आप अगर 33 सेंटर्स पे कोई सेंटर का सिलेक्शन करते हो, आप वहां जाते हो, उस समय ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन हो सकता है कि वहां पे कोई डॉक्टर उस स्पेशलिटी का अवेलेबल नहीं हो, तो आपको 1 दिन का समय लग सकता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट दे दिया कि 2 to 3 डेज लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय स्पेशलिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। 33 सेंटर्स पे आप चुनाव कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आपको जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है डिसेबिलिटी सेंटर। जब आप डिसेबिलिटी सेंटर पे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत है, इसको आप बहुत ही क्लियर वर्ड्स में एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप समझिएगा। नीट पीजी 2025 रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कार्ड क्या है। वैलिड यूनिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। अब रिजल्ट कार्ड में अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी एलिजिबल नहीं है, सपोज अभी यूआर के लिए 276 मार्क्स की जरूरत है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वेरिफिकेशन नहीं करा सकते। आपके पास सिर्फ रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। एलिजिबल क्वालिफाई या नॉन क्वालिफाई मैटर्स नहीं करता, आपके पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, वैलिड यूनिट कार्ड होना चाहिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, एफ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक फॉर्म, नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए स्टैम्प पेपर पर साइन और सील के साथ। जो कि आप डेटा दे रहे हैं वो सेट आप उसको आप एक एफिडेविट देंगे, और प्रीवियस मेडिकल या डिसेबिलिटी रिपोर्ट ऑप्शनल है। अगर आपके पास आपके जिले से जिला चिकित्सालय से कोई सर्टिफिकेट इशू है, इसको भी आप लेकर कैरी करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, नीट पीजी का रिजल्ट, वैलिड यूनिट कार्ड, और आपके पास ये सेल्फ डिक्लेरेशन का एक आपके पास स्टैम्प पेपर पे नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए। अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी एफ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक फॉर्म में होना चाहिए, किसके लिए है, और 6 पॉइंट पे है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक फॉर्म एंड एफिडेविट
ये डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर्ड है अगर डिसेबिलिटी सेंटर जाते हैं आप 33 में से। तो आप छठे पॉइंट पे हम कवर कर रहे हैं डिसेबिलिटी स्पेसिफिक फॉर्म एंड एफिडेविट। कौन कौन से एफिडेविट किसके लिए बना हुआ है। अगर आप हियरिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो आपके पास अपेंडिक्स बी का फॉर्म होना चाहिए कंप्लीट भरा हुआ। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपर या लोअर लिम्स का हो तो उसके लिए अपेंडिक्स सी और ऑब्लिक डी चलेगा। मेंटल लर्निंग और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो तो आपके पास अपेंडिक्स ई होना चाहिए, इसका फॉर्म होना चाहिए। विजुअल इंपेयरमेंट है किसी तरीके का तो आपके पास अपेंडिक्स एफ होना चाहिए। यहां पे आपने देखा 5 क्राइटेरिया है। हियरिंग अगर इंपेयरमेंट है तो अपेंडिक्स बी हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपर लोअर लिम्स का हो तो अपेंडिक्स सी ऑब्लिक डी होना चाहिए। मेंटल से रिलेटेड पहले मेंटल को कंसीडर नहीं किया जाता था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अब मेंटल को भी लिया गया है कि मेंटल ऑब्लिक लर्निंग किसी तरीके का कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो तो अपेंडिक्स ई होना चाहिए। विजुअल इंपेयरमेंट है तो अपेंडिक्स एफ होना चाहिए। सब एफिडेविट नोटराइज और प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए। ये आप डिटेल इसमें फिल करके इसको नोटराइज कर लीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए क्लियर वर्ड्स में कि आप किस केस में किस डिसेबिलिटी के वजह से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। दोस्तों अब जो सर्टिफिकेट जनरेशन का प्रोसेस है, इवैल्यूएशन के बाद डेटा एमसीसी के पोर्टल पे अपलोड होता है। आपको पहले इवैल्यूएशन कर लिया जाएगा, उसके बाद जो वहां पे डेटा है वो एमसीसी के पोर्टल पे अपलोड होगा। सेंटर्स के द्वारा 33 सेंटर्स से जो आपको मिलेगा उससे एमसीसी के पोर्टल पे भी अपलोड किया जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट होता है किसी तरीके का, कोई ऑफलाइन सर्टिफिकेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आफ्टर वेरिफिकेशन आपके लिए ऑनलाइन जनरेट होगा सर्टिफिकेट। कैंडिडेट का फिजिकल प्रेजेंस सेंटर में जरूर है। आप ऐसा सोचिए कि अगर आप डिसेबल हो और 33 सेंटर्स में सिलेक्शन आप किसी सेंटर में वेरिफिकेशन कराने जाना चाहते हैं तो आपका वहां पे फिजिकली प्रेजेंस, स्टूडेंट को कैंडिडेट को वहां पे फिजिकली प्रेजेंस होना मस्ट है। सिर्फ अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होल्डर्स को पीडब्ल्यूडी कोटा दिखेगा चॉइस फिलिंग के दौरान। इफ आपने अगर फॉर्म भरते समय पीडब्ल्यूडी आपने अपलोड कर दिया या आपने वहां पे शो किया है, बट अगर 33 सेंटर से आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो एमसीसी के पोर्टल पे चॉइस फिलिंग के दौरान आपका पीडब्ल्यूडी कोटा रिमूव होगा, नहीं दिखेगा। आप वहां पे पीडब्ल्यूडी का लाभ नहीं ले सकते अगर जब तक कि आपके पास 33 सेंटर में से किसी सेंटर से अप्रूव्ड नहीं हो आपका सर्टिफिकेट, आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ हो तब तक। 8 पॉइंट है पीडब्ल्यूडी कोटा एंड चॉइस फिलिंग। सिर्फ वही कैंडिडेट जिन्हें 33 अप्रूव्ड सेंटर से सर्टिफिकेट मिला है पीडब्ल्यूडी सीट्स के वही देख पाएंगे। उन्हीं का एमसीसी के पोर्टल पे लिस्ट में नाम आएगा चॉइस फिलिंग के दौरान। अगर पीडब्ल्यूडी यस भरा है पर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोटा ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अगर आपने पीडब्ल्यूडी का फॉर्म में भरा है और ऑप्शन एस किया है लेकिन आपके पास 33 सेंटर से अप्रूव्ड ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपका यहां पे ऑप्शन हाइड हो जाएगा पीडब्ल्यूडी का। अब बात करते हैं ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट काउंसलिंग के लिए क्या पीडब्ल्यूडी का रूल्स में और रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट काउंसलिंग में टाइप जो है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट क्या है। सेंट्रल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ऑल इंडिया कोटा में। अगर आप एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास सेंट्रल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट किया हुआ मैंडेटरी है, वो भी 33 सेंटर से अप्रूव्ड होना चाहिए तभी आपका ऑनलाइन जनरेट सर्टिफिकेट आएगा। तो एमसीसी के काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। स्टेट काउंसलिंग में भी ऑलमोस्ट मैंडेटरी है बट स्टेट अपने हिसाब से सम स्टेट में रूल्स जो है अपने हिसाब से फॉलो हो सकता है। वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है कहीं कहीं पे कुछ स्टेट में अपने स्टेट के हिसाब से भी हो सकता है बट सेंट्रल में ऑल इंडिया में सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 पे फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज चेक। फोकस अब डिसेबिलिटी परसेंटेज से बढ़कर फंक्शनल एबिलिटी पर है। पहले जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता तो परसेंटेज के बेस पे उसको ज्यादा फोकस किया जाता था बट इस बार के अंतरिम 2025 की गाइडलाइन में या टेम्परेरी में आप बोल सकते हैं यूजी या पीजी दोनों में इस बार जो देखने को मिलेगा, यूजी में भी मिला और पीजी में भी जो देखने को मिलेगा दोस्तों, अब फंक्शनल एबिलिटी पे बात होगी। परसेंटेज का यहाँ पे महत्व थोड़ा कम दिया गया है। डॉक्टर्स चेक करेगा कि कैंडिडेट अपनी
चूजन पीजी स्पेशलिटी के इसेंशियल कॉम्पिटेंसी परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, उसमें वो एलिजिबल है कि नहीं है। ये मेरिट और प्लस कैपेबिलिटी बेस्ड इंक्लूजन होगा। यहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी मेरिट और कंपैरिजन कैपेबिलिटी जो है बेस्ट, उसको देखा जाएगा, फोकस किया जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कैंडिडेट। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हम दे रहे हैं, उसको आप एक बार माइंड में रखकर आपकी काउंसलिंग के लिए रेडी करिए। यूडिट कार्ड जल्दी बनवा लो अगर आपको पीडब्ल्यूडी का लाभ लेना है तो। अभी काउंसलिंग नीट पीजी की ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट है। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका, शेड्यूल आना बाकी है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट मींस की काउंसलिंग आप कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो फटाफट यूडिट कार्ड आप जल्दी से बनवा लो अगर नहीं बना है तो। इवैल्यूएशन सेंटर पे आप अपॉइंटमेंट अर्ली फिक्स करो। और अभी क्या है, आपको रस कम मिलने वाला है, अभी आपके पास कहीं ना कहीं टाइम है। आप जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लो। 33 सेंटर में से जो नियरेस्ट आपका सेंटर है वहां आप चूज कर लो और फिजिकली जाकर आप अपने यूडिट कार्ड को वेरीफाई करा लो। फॉर्म्स और एफिडेविट प्रॉपर्ली नोटराइज करा लो। आप किस स्पेशलिटी में है, किस डिजीज में है, उस हिसाब से आप अपेंडिक्स को आप फुलफिल कर लो और नोटराइज करा लो। चॉइस फिलिंग से पहले सर्टिफिकेट रेडी रखो, नहीं तो आप चॉइस फिलिंग में आपका ऑप्शन हाइड हो जाएगा दोस्तों। 12th पॉइंट पे सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है जो कि कैंडिडेट को मिलने वाला है। एससी कैंडिडेट को 15% का लाभ मिलता है, एसटी कैंडिडेट को 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी एनसीएल को 27% का, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट को 10% का और पीडब्ल्यूडी 5%, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों। अब बात करने वाले काउंसलिंग राउंड्स। अभी हमने पीडब्ल्यूडी का लगभग सारे पॉइंट्स को कवर किया दोस्तों। अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो कर लिया तो पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट और पीडब्ल्यूडी का आप लाभ उठाने में कहीं से भी आप चूक नहीं सकते हैं। सारे प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट कर लिया बिफोर चॉइस फिलिंग तो आप पीडब्ल्यूडी का लाभ ले सकते हैं। हमने अभी रिजर्वेशन पॉलिसी को भी बताया, किस किस कैटेगरी को कितने % ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन उसके कास्ट के हिसाब से, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के हिसाब से या पीडब्ल्यूडी के हिसाब से मिलने वाला है। आप काउंसलिंग राउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की कितने राउंड्स होता है, तो यहाँ पे 4 राउंड आपको देखने को मिलेगा। चौथा राउंड को स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। लेफ्ट ओवर सीट्स के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। राउंड 3 में सीट लेने वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। जो एप्लीकेंट राउंड 3 में सीट्स ले लिए वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4th राउंड के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। सबसे मेजर बिग ब्रेकिंग न्यूज, सबसे मेजर जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, डिपार्टमेंट रूल रिमूव कर दिया गया है। आप अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिटेड तो कर ली जाएगी, बट आपका 1 ईयर जो डिबार्ड रूल था कि आप अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट के बाद सीट रिमूव कर छोड़ देते हो तो आप 1 साल की नेक्स्ट फर्दर किसी भी स्टेट की, ऑल इंडिया की नेक्स्ट ईयर 1 साल के लिए आप डिबार्ड कर दिए जाते थे। नेक्स्ट ईयर एग्जाम आपके लिए बैन हो जाता था नीट पीजी का, आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो काउंसलिंग तो दूर की बात है। वो रूल एमसीसी ने हटा दिया है, जिससे दोस्तों असर क्या होने वाला है, रिलैक्समेंट तो मिल गया स्टूडेंट को, एप्लीकेंट को, बट ये होगा कि अब जो है जो लास्ट राउंड तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 तक एप्लीकेंट की चॉइस फिलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। अभी तक डिपार्टमेंट रूल की वजह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही एप्लीकेंट फॉर्म भरते थे, चॉइस फिलिंग करते थे जिनको फाइनली एडमिशन लेना है, और सारी प्लानिंग के साथ ही लेते थे। ऐसा एप्लीकेंट नहीं लेते थे जो कि सीट उनको छोड़ना पड़े, क्योंकि छोड़ने के बाद 1 ईयर के लिए आप डिबार्ड हो जाते थे। तो अभी एमसीसी ने ये बहुत बड़ा चेंजेस किया दोस्तों कि डिपार्टमेंट रूल को हटा दिया है नीट पीजी की काउंसलिंग से 1 ईयर के लिए जो होता था। मेजर चेंजेस इन 2025 में क्या क्या नया चेंज होगा, डिपार्टमेंट रूल हटा दिया गया, इसको फोकस किया गया। एनआरआई रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं। डॉक्यूमेंट अब बीएफएस रूट से होगा। अब वेरिफिकेशन जो है वहां की संबंधित जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, वहां से वेरिफिकेशन होगा। प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 सिस्टम अप्लाई होगा। डॉक्यूमेंट अब बीएफएस रूट से होगा।
वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट कर दिया। प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 सिस्टम अप्लाई होगा एनआरआई रूल के लिए। एनआरआई डॉक्यूमेंट बनने में अब 1 मंथ लग सकता है, क्योंकि कहीं कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है स्पॉन्सर के लिए, और वहां पे स्पॉन्सर के पास अभी जो वर्क ज्यादा लोड बढ़ चुका है, क्योंकि जो सिस्टम्स है एनआरआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा सारे एम्बेसी को सूचित कर दिया गया है। तो वहां पे जो है अब डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लग रहा है, और डॉक्यूमेंट इशू होने में वहां पे ऑल वेरिफिकेशंस स्पॉन्सर का होने के बाद ही जारी हो रहा है। तो ये हम हिंट कर रहे हैं कि अब एनआरआई सर्टिफिकेट इशू होने में संभवतः 15 to 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है दोस्तों। तो आप अगर एनआरआई कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स बनाने की तैयारी में या उसके अरेंजमेंट में आप लग जाएं, क्योंकि ये रिस्की है। जो अगर कम टाइम में अगर आप सोचेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, तो अभी अब इसमें टाइम टेकन प्रोसेस हो गया, काफी टाइम लग रहा है। 5th पॉइंट है राउंड 5 रिस्की है। सीट नहीं मिला तो ड्रॉप ईयर का रिस्क है। जो राउंड 5 है, स्टेट वैकेंसी राउंड 2 है, वो फाइनल राउंड है। उसके बाद अगर सीट नहीं मिलता तो फाइनली आपको 1 ईयर के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक हमने पीडब्ल्यूडी और एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंट्स किया कि आपको क्या तैयारी करना पड़ेगा, कितना टाइम लग सकता है, और प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 भी अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं एनआरआई एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। एनआरआई के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। जो एनआरआई कोटे से अपनी पीजी की सीट्स लेना चाहते हैं ऐसे एप्लीकेंट के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो प्रायोरिटी 1 में हम कवर करने वाले हैं पेरेंट रियल हो या स्टूडेंट एनआरआई हो। इसमें यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा हो या ओसीआई हो, ओवरसीज सिटीजन हो या पीआईओ हो, या एम्बेसी का सर्टिफिकेट आपके पास हो। ऐसे एप्लीकेंट प्रायोरिटी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है प्रायोरिटी 2 में स्पॉन्सर्ड बाय रिलेटिव, एप्लीकेंट का रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, फैमिली ट्री होना चाहिए। उस स्पॉन्सर्ड और स्टूडेंट के बीच में फैमिली ट्री रिलेशंस होना चाहिए, वो डिफाइन करना है आपको। एनआरई प्रूफ होना चाहिए, फाइनेंशियल एफिडेविट होना चाहिए कि अगर आपका रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल एफिडेविट होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए जो स्पॉन्सर द्वारा वहां की एम्बेसी से इशूज होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। प्रायोरिटी 2 भी अगर स्पॉन्सर करता है आपका रिलेटिव तो उसके पास आपका रिलेशनशिप दिखना चाहिए, फैमिली ट्री, एनआरआई प्रूफ, फाइनेंशियल एफिडेविट और स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस के लोग प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 एनआरआई के लिए एलिजिबल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को हमने बताया, क्राइटेरिया हमने दिखा दिया कि पेरेंट्स रियल हो या एनआरआई स्टूडेंट हो या चाइल्ड ऑफ एनआरआई हो स्टूडेंट। और बात करते हैं 16 में काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नीट पीजी में। अगर आपको सीट रिजर्व करनी है या सीट लेनी है, अलॉटमेंट लेनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पैरेलल एनालाइज करो। अगर आपको एक अच्छे ब्रांच की, एक गुड कॉलेज की जरूरत है तो आप एक पैरेलल एनालाइज करो, दोनों की काउंसलिंग को आप वॉच करो, उस हिसाब से आप अपने लिए प्लान तैयार करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। अगर आपके पास किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी का यूरिड होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कर दिया है, रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करो, स्मार्ट प्लानिंग, या तो फिर 1 ईयर के लिए आप ड्रॉप ले सकते हैं। नीट पीजी की काउंसलिंग बहुत डाइवर्सिफाई है, तो उसके लिए आपके पास एक बेहतर और स्मार्ट प्लानिंग होना जरूरी है दोस्तों। देन आपको नीट पीजी की सीट सेफ हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं जो कंक्लूजन है नीट पीजी का लेकर हम आप लोगों तक देने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया फेयर और यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन सिस्टम चलेगा। यूडिट कार्ड अब इसेंशियल है फॉर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट, कोई दूसरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। यह जो रूल्स है वो अभी अंतरिम रूल है, फाइनल रूल्स हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिले। डिपार्टमेंट रूल रिमूव कर दिया है। एनआरआई वेरिफिकेशन अब रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, काम चलाने वाला नहीं, आपके पास वेरिफिकेशन जरूर आपको एम्बेसी को संबंधित जहां से इशू हुआ मेल होगा। अगर एम्बेसी रिप्लाई आता है तो आपका एडमिशन होगा, या अगर रिप्लाई आने के बाद अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आपका एडमिशन अगर हो भी गया है
तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। एनआरआई वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सिस्टम ऑफ इंक्लूसिव स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ एमसीसी ने अपनी काउंसलिंग में कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपको पीडब्ल्यूडी और एनआरआई के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ चेकलिस्ट है, एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया क्या है, कहां से इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो सारी बात हमने कवर करने की कोशिश की दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। अगर आप हमसे चाहते हैं कि किसी स्टेट के ऊपर, किसी रूल्स के ऊपर नए वीडियो लेकर आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम प्रयास करें कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए। और अगर हमारी जो जानकारी है अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को आप व्यू करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहे, जिससे कि हमें मोटिवेशन आए कि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आते रहें दोस्तों। और साथ ही साथ चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।